हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है हमने पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्लास 10th में, कि जो हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो काम कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही हैं। तो उस कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो केमिकल्स के थ्रू होता है। और ये केमिकल्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जो होंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, तो ये क्या होंगे, दे आर द केमिकल्स, या आप कह सकते हो दे आर केमिकल मैसेंजर्स। इनके पास कोई स्पेसिफिक मैसेज होगा, हर एक हार्मोन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उस हार्मोन के लिए कोई स्पेसिफिक टारगेट होगा जिस पर जाकर उसको एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्मोन कहीं जाकर एक्ट करने लग जाए। किसी पर्टिकुलर सेल के पास एक हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा तो हार्मोन वहीं पर आकर एक्ट करेगा, बाकी कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, तो these are chemical messengers that are produced in body in very little amount, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा and produce a स्पेसिफिक इफेक्ट। हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है उनको। ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे लेकिन ये एक बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट देंगे। अगर ये जो थोड़ी सी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर ये उस अमाउंट में भी प्रोड्यूस ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं दिखेगा और कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की ग्लैंड्स होंगी। एक तो होंगी एक्सोक्राइन और एक होंगी एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन जो होंगी वो डक्टेड ग्लैंड्स होंगी, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगी वो डक्ट लेस होंगी, मतलब यहाँ पर डक्ट नहीं होंगी। जो एक्सोक्राइन होगी उसमें ये सोर्स है, मतलब जिस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहा है, और ये टारगेट है जहां पर इस हार्मोन को जाकर काम करना है। तो ये जो होगा वो एक डक्ट से कनेक्ट होगा, मतलब जब हार्मोन रिलीज होगा सोर्स से तो वो टारगेट तक जाने के लिए डक्ट का यूज करेगा, जबकि यहाँ पर सोर्स और टारगेट के बीच में कोई डक्ट नहीं होती, ये ब्लड के थ्रू पास होगा। मतलब ब्लड जो होगा वो सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, और जहां पर टारगेट होगा हार्मोन का, हार्मोन अपने आप वहां जाकर एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहली एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में होती है, हमारे ब्रेन में, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे, एक तो होंगे रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स जो होंगे वो किसी पर्टिकुलर हार्मोन को सपोर्ट करेंगे, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, जबकि इनहिबिटरी हार्मोन जो होंगे, अगर कोई हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन गया है
तो उसको इनहिबिट करेंगे, उसकी जो रिलीजिंग है उसको स्टॉप करवा देंगे, ताकि हार्मोन का जो बैलेंस है वो बॉडी के अंदर बना रहे, इसलिए इनको इनहिबिटरी हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जबकि इनहिबिटरी में आता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा, ये जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसको रिलीज करवाएगा, उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करो। GnRH जो होगा वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये क्या करेंगे, जो गोनेड्स होंगे उनके ऊपर एक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, जो सॉरी गोनेड्स के ऊपर नहीं, ये पिट्यूटरी के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, और वहां से जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं उनकी रिलीजिंग को स्टिमुलेट करेंगे। जबकि सोमैटोस्टैटिन जो होगा वो इसका अपोजिट होगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है अगर ज्यादा बढ़ गया तो सोमैटोस्टैटिन उसको सप्रेस कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ताकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा सबसे दूसरा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अमाउंट में हार्मोन, सबसे ज्यादा नंबर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग फैक्टर था वो कहाँ से, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करिए, तो पिट्यूटरी जो होगी वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, जब तक सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट नहीं करेगा तब तक। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बर्थ हार्मोन होता है, मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है तो ऑक्सीटोसिन जो होगा वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, और कहाँ से, पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है ADH। ADH को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो डायूरेसिस जो हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, उसको रेगुलेट करेगा, हमारे बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखेगा, और जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा इससे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होगा, मिल्क रिलीजिंग हार्मोन होगा, तो मिल्क रिलीज करवाएगा प्रोलैक्टिन आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद जो प्रोलैक्टिन होगा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये मिल्क रिलीज करवाएगा फॉर द न्यूबॉर्न। ठीक है, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे, जो थायराइड ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेंगे, ताकि वहां से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो रिलीज हो सके। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है LH और FSH। ये क्या है, ये LH और FSH जो है वो GnRH कहाँ से रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, पिट्यूटरी पर आकर एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी क्या करेगी, LH और FSH रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अगर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल है तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, और 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। ठीक है, इससे जो दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेट्रा और ट्राई आयोडोथायरोनिन और
आप कह सकते हो थायरोक्सिन, ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, जो फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करके रखेंगे। अगर थायरोक्सिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज ना हो तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और आपको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितना कि चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सलाह दी जाती है कि आप डाइट के अंदर आयोडीन लीजिए, क्यों, क्योंकि आयोडीन से ये हार्मोन्स बनेंगे और अगर ये हार्मोन्स बनेंगे तो मेटाबॉलिज्म जो होगा वो प्रॉपर चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या होता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होगा उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद पैराथायरॉइड, इससे रिलीज होगा पैराथ हार्मोन पीटीएच। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होगी वो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके बिल्कुल टच में होती है, उसके बिल्कुल साथ में होती है। पैराथ हार्मोन रिलीज करेगी और ये भी लगभग यही काम करेगा, मतलब मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखेगा। दूसरा, जो आयोनिक कंसंट्रेशन होगी ब्लड के अंदर उसको ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पैंक्रियाज जो है उससे मेजरली दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। ये बीटा सेल्स से रिलीज होता है और ये अल्फा सेल्स से रिलीज होता है। ठीक है। जो इंसुलिन होगा वो क्या करेगा, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको डाउन करेगा, जबकि ग्लूकागोन क्या होगा, ग्लूकोज के लेवल को अप करेगा। अगर किसी के अंदर इंसुलिन काम करना बंद कर दे तो जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज का ग्लूकोज बना रहेगा और वो यूरिन के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो डायबिटीज की कंडीशन। ठीक है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज के बाद आता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर। तो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। ठीक है। जो मेडुला होगा वो अंदर की तरफ होगा और कॉर्टेक्स जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा उससे दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ग्लूको corticoids and mineralocorticoids, जबकि मेडुला से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, या फिर एपिनेफ्रिन को बोलते हैं एड्रेनलिन और इसको बोलते हैं नोरेड्रेनलिन। ठीक है। तो देखो, जो कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, जबकि मेडुला से एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका काम होता है कि जो ब्लड के अंदर या बोन्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का जो लेवल होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे ये हार्मोन्स, जबकि एपिनेफ्रिन जो होगा वो एड्रेनलिन, जिसको आप बोलते हो इमरजेंसी हार्मोन बोल रहे थे ना, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोल रहे थे, या फिर 3F हार्मोन, फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन। जब आप किसी से लड़ाई करते हो, आप स्ट्रेस में हो या आपके पीछे डॉगी पड़ गया और आप बहुत तेज भाग रहे हो, तो वो
एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, इमरजेंसी कंडीशन है। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन वो भी सेम यही काम होता है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन कब रिलीज होगा, जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब आपको साथ कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है, आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉर्मली आप अपना फंक्शन कर रहे हो, तो नॉरएपिनेफ्रिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पर हमारी ग्लैंड आती है, हमारे टेस्टिस, और 7 नंबर पर आएगी ओवरी। तो देखो, टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या था, एक बार यहां देखेंगे सब। जीएनआरएच कहां से रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से। ये रिलीजिंग हार्मोन है, जाकर कहां एक्ट करेगा, पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, एलएच और एफएसएच। ये एलएच और एफएसएच जाकर कहां एक्ट करेंगे, टेस्टिस और ओवरी पर, और यहां से हार्मोन रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से रिलीज होगा क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे बात समझ में। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो रहा था, वो किसको सिग्नल दे रहा था, पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी बदले में एलएच और एफएसएच रिलीज कर रही थी, जो आकर टेस्टिस और ओवरी पर एक्ट करेंगे, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, जबकि ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। तो जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आएगा, जैसे लड़कों की जो आवाज होगी, लड़कों की जो हाई पिच वॉल्यूम होगी, या फिर उनके अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है, ये सब कौन करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उनके अंदर हीमोग्लोबिन को ज्यादा बढ़ाएगा, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आएंगे। और सेकेंड थिंग है वहां पर जो oogenesis है, मतलब ओवम जो बन रहा है, दैट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। इसके बाद 8 नंबर पर है थाइमस। थाइमस जो होती है उससे थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये थाइमोसिन क्या करेगा, जो इम्यूनिटी होगी उसको इंक्रीज करेगा। इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा मतलब जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होंगी उनको मैच्योर करवाएगा। भाई जो एंटीबॉडीज बन रही है बी और टी लिम्फोसाइट से, उनकी मैच्योरेशन थाइमस के अंदर होती है, और कौन करवाता है, थाइमोसिन हार्मोन करवाता है। तो ये क्या, हमारा जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट अप करने के काम आता है, उसको इंक्रीज करने के काम आता है। नेक्स्ट है क्या थी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर ही होती है, इससे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो होगा वो क्या है, स्लीपिंग हार्मोन है। जो आपको नींद आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से आती है। ठीक है, तो क्या है, कई बार सजेस्ट किया जाता है कि सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए। वो क्यों, क्योंकि दूध जो होता है वो मेलाटोनिन की सिंथेसाइज को बढ़ाएगा, और मेलाटोनिन अगर ज्यादा होगा तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब हमारे कुछ वो जीआई ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स रहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जीआईटी हॉर्मोन्स। इसमें सबसे पहला आता है सिक्रेटिन, दूसरा आता है पैंक्रियोजाइमिन, तीसरा आता है कोलिसिस्टोल।
सिस्टोकाइनिन, और चौथा आता है गैस्ट्रिन। सिक्रीटिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? आपके पैंक्रियाज के ऊपर। कोलेसिस्टोकाइनिन भी पैंक्रियाज के ऊपर एक्ट करेगा, और पैंक्रियाज से जितने भी हार्मोन्स होंगे, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पैंक्रियाज के ऊपर। और गैस्ट्रिन जो होगा वो किसके ऊपर करेगा? स्टमक के ऊपर। स्टमक से जो पेप्सिन रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, वो गैस्ट्रिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जितने भी हार्मोन्स होंगे ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो बाकी दूसरे हार्मोन्स मैंने अभी बताए हैं वो उनका भी स्पेसिफिक अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक किडनी के फंक्शन में एक पढ़ा था एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। ये मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो था वो हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज हो रहा था, और इसका काम क्या था? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसको ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।